मुँह बताओ कहाँ तक आ रहा हो। हाँ जी, GVN क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार GVN क्लासेस की ओर से ऑनलाइन स्टडी के लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी इस माध्यम से किए गए अध्ययन का भरपूर लाभ उठाएंगे। आज हम इंटरमीडिएट के जीव विज्ञान की लेसन नंबर 9 से खाद्य उत्पादन एवं वृद्धि की कार्यनीति का अध्ययन करेंगे। देखो जी, जैसे कि आप जानते हो, सबसे पहले इसमें हमें खाद्य उत्पादन क्या होता है। देखो, खाद्य क्या होता है, जो जिन पदार्थों को हम उपभोग करते हैं, अर्थात जिनको हम खाद्य के तौर पर प्रयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा खाद्य जो होता है वो हम 2 प्रकार के प्रमुख पदार्थों के रूप में यूज करते हैं। एक तो होता है हमारा मतलब पादप, और एक होता है हमारा मांसाहारी भोजन। तो सबसे पहले हम पादपों के अध्ययन के तौर पर ध्यान रखते हुए देखिए, पादप प्रजनन सबसे पहले हेडिंग आती है आपकी, पादप प्रजनन। जैसे कि प्रजनन के बारे में आप पहले ही जानते हैं, क्या होता है प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? प्रजनन होता है एक ही जीव के द्वारा, मतलब किसी भी जीव के द्वारा अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता, वह क्या कहलाती है? प्रजनन। तो भाई आप सभी जानते हैं कि विश्व में क्या है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, या इसमें जो होने वाली वृद्धि है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। इस स्तर को देखते हुए हमारे जो खाद्य संसाधन जो हैं वो बहुत ही सीमित मात्रा में हैं। तो इसके लिए हमारी जो परंपरागत साधन है कृषि के, वो असमर्थ हैं इसको पूरा करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने पादप प्रजनन की ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए, पादप प्रजनन जो है वनस्पति विज्ञान की अप्लाइड शाखा है। अप्लाइड मतलब अनुप्रयुक्त, अर्थात जिसका क्या करते हैं हम अपनी बायोलॉजी की ब्रांच की ओर से इसका उपयोग करके, और हम पादप प्रजनन की जो कार्यनीति है उसका वर्णन करते हैं। देखिए, यह जो पादप प्रजनन है, यह महत्वपूर्ण रूप से जीव विज्ञान की अप्लाइड शाखा के अंतर्गत आता है। तो इसका उपयोग जो हम आर्थिक रूप से करते हैं, अर्थात हमने हमारे जो अर्थ के संसाधन हैं या धन संबंधी शासनों के अंतर्गत करते हैं। अतः क्या होता है कि आजकल की जनसंख्या के हिसाब से जो हमारे पादप प्रजनन है, जो खाद्य संसाधन है, वो सीमित है। इसके लिए हमें इस तथ्य की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए, हम पादप प्रजनन के हमारे क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। देखिए, पादप प्रजनन के जो उद्देश्य हैं महत्वपूर्ण तौर पे, वो उच्च पैदावार करना, बेहतर गुणवत्ता, अर्थात हमारे जो हमारा जो कोई भी खाद्य पदार्थ होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें उच्च क्वालिटी हो, अर्थात उसमें प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो शरीर की आवश्यकता में जो पोषक पदार्थ हैं उनका हम प्रयोग कर सकें। इसके अलावा रोग, पीड़क व कीटनाशी, मतलब जो हमारे जो पादप होगा वो जो हमारे शरीर में होने वाले रोग व पीड़कनाशियों से हमारी रक्षा कर सकेगा। इसके अलावा हमारे पादप में विभिन्न प्रकार के और भी उद्देश्य सम्मिलित होते हैं, जैसे कि वह जल्दी पक सके, या जल्दी हमारा जो जल्दी से जल्दी वह विकसित हो सके, उसकी आसानी से थ्रेसिंग हो सके, वह अधिक मात्रा में प्राप्त हो, और वह अधिक मात्रा में जीवों से प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर सके। तो देखिए पादप प्रजनन के कुछ का एक सिद्धांत होता है, का एक सिद्धांत होता है। देखो, ये सिद्धांत क्या होता है, जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, किसी भी फसल या जंतु की जो कार्य क्षमता है उसके जीनोटाइप या वातावरण के कारण होती है। अर्थात जीनोटाइप और फिनोटाइप हमने लेसन नंबर 5 या 6 में उसका अध्ययन किया था। तो जीनोटाइप क्या होता है, जो लक्षण कुछ विशेष प्रकार के जीनों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, अर्थात जो जीन एक विशेष प्रकार के लक्षणों को उद्भव करते हैं। जैसे कि हमने लेसन नंबर 6 में पढ़ा था, जैसे टी और स्मॉल टी, इसमें क्या था, हमारी प्रभावी लंबाई थी। तो ये मान लो जैसे एक किसी का लक्षण आता है टी और टी, तो ये किसी के भी जो लक्षण हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, जीन के जो लक्षण सम्मिलित हैं, वो जीनोटाइप कहलाएगा। और फिनोटाइप जो होता है, जो लक्षण हमारे प्रकट होकर आएंगे जीन से, वो उसका फिनोटाइप गुण कहलाता है। तो क्या होता है, किसी भी फसल या जंतु की कार्य क्षमता उसके जीनोटाइप या वातावरण पर निर्भर करती है। वास्तव में
वास्तव में जो वातावरण है उसमें सजीव व निर्जीव दोनों कारक आते हैं। अर्थात जो हमारा वातावरण है वो किससे पाई तंत्र से मिलकर बना हुआ है। पाई तंत्र क्या है? जैव और अजैव समूह, अजैव कारकों का समूह। अतः जो कोई भी पादप है या जंतु है उसके उसके जो गुण होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे? जीनोटाइप पर। किस पर करेंगे? जीनोटाइप पर। और जीनोटाइप ही एक ऐसा फैक्ट है जो हमारे विभिन्न मतलब जो हमारे जो वैज्ञानिक गुण होते हैं, वैज्ञानिक गुण, उनको डिपेंड करता है। अतः जीनोटाइप जीव के आनुवांशिक लक्षणों का सेट होता है। अर्थात जो जीव होता है, जो उसके आनुवांशिक लक्षण हैं वो किस में सम्मिलित होते हैं? उसके जीनोटाइप गुण में सम्मिलित होते हैं। अतः किसी भी जीव के प्रदर्शन हेतु, किसी भी कोई भी जीव आप ले रहे हैं, हम कोई भी जीव, जंतु या पादप कुछ भी लेकर चल रहे हैं, तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो उसके लक्षणों के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। अतः पादप प्रजनन वास्तव में देखा जाए तो वातावरण, और वातावरण किस पर डिपेंड करता है? जीनोटाइप पर। अतः प्रारंभिक पादप प्रजनन अनेक वर्षों से किया जा रहा है। भाई हम जानते हैं कि पादप प्रजनन हम अपनी खाद्य जब से मतलब मानव का समूह का जन्म हुआ है तब से हम किस पर प्रमुख तौर पर डिपेंड कर रहे हैं? पादपों पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम जो खाते हैं वो फसलों से या पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो अतः पादप प्रजनन की ओर से देखा जाए तो पादप प्रजनन हम अपने जब से मतलब मानव सृष्टि का जन्म हुआ है तब से हम पादप प्रजनन को शुरू कर रहे हैं। अर्थात सबसे पहले जब हमने पादपों को शुरू किया था तो वह हमारा पारंपरिक तरीका था। हमने जो हम खेती आज तक करते आ रहे हैं वो क्या है? हमारा पारंपरिक तरीका, अर्थात जो हम पहले से कुछ रूढ़िवादी परंपराओं के तहत करते आ रहे हैं। अतः वर्तमान में जो फसलें या प्राचीन काल से जो क्रिया की जा रही है वो पारंपरिक तरीका कहलाता है। देखिए एक इसमें पॉइंट आता है, देखिए सबसे पहले हमें जो पादप प्रजनन है उसका जो हम मानव प्रबंधन करते हैं वो डोमेस्टिकेशन कहलाता है। जो पादप प्रजनन है उसको मानव अरेंज करता है या मानव उसका प्रबंध करता है, तो वो डोमेस्टिकेशन कहलाता है। तो वास्तव में आपने सभी जानते हैं कि जो विकास है वो परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, या हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक या जो पिछले लेसन के आधार पर हम जानते हैं कि जो विकास है उसके लिए परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात अनुवांशिक परिवर्तनों के लिए विकास जरूरी, और विकास जो होता है वो हमारा डोमेस्टिकेशन या घेरूलीकरण से आता है। अर्थात उसमें जब हम मानव के तहत जो हम इच्छानुसार परिवर्तन करते हैं उसी से इसका क्या होता है? उसी से हमारा जो परिवर्तन है वो निकल के आता है। अतः कृषि का प्रारंभ लगभग 10,000 पूर्व हुआ था, जो कि हमारा नवपाषाण काल माना जाता है। अर्थात खाद्य फसलें डोमेस्टिकेटेड फसलों के अंतर्गत आती हैं। जो खाद्य फसलें हैं वो डोमेस्टिकेटेड फसलों के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि गेहूं की हुम 468 नस्ल को संकरण द्वारा विकसित करके 12 वर्ष लगे। तो अर्थात क्या किया इसका हमने, जो मतलब ये जो हमारी HUM हम 468 प्रजाति है, इसका हमने क्या कर दिया? डोमेस्टिकेशन कर दिया। इसका क्या कर दिया? डोमेस्टिकेशन कर दिया। जब हम इसका डोमेस्टिकेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा? विकास होगा। अब जब विकास होगा तो विकास के फलस्वरूप क्या बनेगी? इसके आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन होगा। जब आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन होगा तो वह हमें एक नई प्रजाति, हमें उससे क्या होगी? एक नई प्रजाति मिल जाएगी या एक नए प्रकार के गुणधर्म विकसित हो जाएंगे। अतः सबसे पहले क्या है हमारा जो ये डोमेस्टिकेशन या हम पादप प्रजनन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रक्रम करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? अभी हम पढ़ के आए थे पादप प्रजनन का उद्देश्य हमारी उच्च उत्पादकता होगी, अर्थात जो हमारी जो क्षमता है वह बढ़ जाएगी पादप प्रजनन की। इसके अलावा रोगों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ेगी। भाई जो कोई भी पादप है या जंतु है जो हम खाद्य प्रजनन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं उससे क्या होगा? उसकी जो प्रतिरोधकता क्षमता है वो बढ़ जानी चाहिए। इसके अलावा पौधे का वर्ण या चयन किया जाता है। मतलब ये सब किस पर डिपेंड करता है? हमारे वर्ण पर या चयन पर। अर्थात जिस लक्षण या किसी एक पौधे को विशेष तौर पर हम चुनकर उसका डोमेस्टिकेशन करते हैं तो वह मतलब उसी लक्षणों की आगे चलकर क्या करता है? उसी को विशेष रूप से प्रभावी दिखाता है। अर्थात देखो संकरण क्या होता है, इसमें बार बार बात आती है संकरण। तो आप सभी जानते हैं कि जब इच्छित
जब इच्छित लक्षणों को लेकर हम किसी भी जीव की या किसी भी जाति के जीवों का इच्छा अनुसार या वांछित लक्षणों को लेकर इच्छा अनुसार जब उनका क्या कराते हैं, निषेचन कराते हैं या उनका संगम कराते हैं, मिलन कराते हैं, तो उसके फलस्वरूप जब हमने इच्छा अनुसार नर व मादा का निषेचन कराया है तो फलस्वरूप होने वाली प्रजाति संकृत जाति कहलाती है, जबकि जो यह क्रिया है वो संकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। अतः पादप प्रजनन का महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो किस पर डिपेंड करता है? वो हमारा वर्ण या चयन पर निर्भर करता है। अर्थात हमारा क्या है, जो पादप प्रजनन है वह मुख्यतः वर्ण या चयन पर निर्भर करता है। आप सभी जानते हैं वर्ण या चयन क्या होता है? चयन होता है किसी चीज को चुनना। जब हम किसी विशेष प्रकार के लक्षण को चुनते हैं तो वह उस मतलब पादप प्रजनन का उस पर महत्वपूर्ण तौर पर प्रभाव पड़ता है और जिससे नई जातियों का उद्भव होता है। अतः पादप प्रजनन का प्रमुख सिद्धांत वर्ण या चयन का सिद्धांत कहलाता है। किसका सिद्धांत? वर्ण या चयन का सिद्धांत। इसी गुण का उपयोग करके, अब इसी वर्ण सिद्धांत का उपयोग करके हम कुछ अनेक प्रकार के परिवर्तन जैसे बहुगुणिता है ना, उत्परिवर्तन, बहुत परिवर्तन या बहुजीनी प्रक्रम, इनके अंतर्गत नए नए प्रकार की जातियों का नए नए प्रकार को गुणों का उपयोग करके नई नई जातियों का उद्भव करते हैं। देखिए पादप प्रजनन की कुछ प्रमुख विधियां हैं। पादप प्रजनन की कुछ विधियां हैं। पादप प्रजनन की कुछ विधियां हैं तो इसमें सबसे पहले आती है आपकी पादा दशा अनुकूलन। पादप पुनः स्थापन एवं दशानुकूलन देखिए पादप की क्या होता है, ये पादप पुनर्स्थापन और दशानुकूलन किसी पौधे को उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर, मान लीजिए हमने उसकी मूल जगह से हटाकर नई जलवायु युक्त आवास में स्थापित करने की प्रक्रिया। अर्थात हमने किसी एक विशेष पार्टिकुलर स्थान से उसको उठाकर नई जगह प्रतिस्थापित कर दिया तो वहाँ पे बहुत सारे भौतिक कारक या मतलब जो उसका पारितंत्र वो सब चेंज हो जाएगा, जो भाई पारितंत्र उसका वो चेंज हो जाएगा। तो यह जो प्रक्रिया वह कहलाती है पुनः स्थापन। अर्थात किसी चीज मतलब किसी पादप को एक स्थान से उठाकर नए स्थान पर स्थापित करना, वो कहलाती है आपकी पुनः स्थापन। जबकि दशानुकूलन क्या कहलाती है? अपने नए आवास पर पौधे का अनुकूलित होना ही दशा अनुकूलन कहलाता है। अर्थात जब यह नया पादप, जो भी नया पादप है, अब आकर नए पारितंत्र में जो वह अनुकूलन करेगा तो वह जो कहलाएगा वो कहलाएगा दशा अनुकूलन। अब इस विधि के अंतर्गत देखिए हम बहुत सारे तरह के पौधों का क्या करते हैं, पुनर्स्थापन करते हैं। इसमें लैंगिक जनन करने वाले वांछित पौधे या बीजों का, भाई जो जिसमें कुछों में जैसे लैंगिक जनन होता हो, जैसे लैंगिक जनन या कायिक प्रजनन करते हो। जैसे कि आप कायिक जानते हैं, कायिक क्या होता है? जब कोई विशेष भाग, जैसे कि आपका जैसे कि क्या होता है, जैसे क्या नाम है, आलू होता है, केला होता है, गन्ना होता है, ये क्या करते हैं, हमारे कायिक प्रजनन करते हैं। इनके कुछ विशेष भाग से नए प्रकार के पौधों का जन्म हो जाता है, तो यह कहलाता है कायिक प्रजनन। तो विभिन्न प्रकार के लैंगिक प्रजनन व कायिक प्रजनन करने वाले, विभिन्न प्रकार के लैंगिक प्रजनन व कायिक प्रजनन करने वाले पौधों को हम पुनः स्थापना व दशानुकूलन के प्रयोग से हम क्या करते हैं, वांछित पौधे उत्पन्न करते हैं या वांछित प्रकार की प्रजाति का क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। देखिए इसमें दूसरा मेन चरण आता है वर्ण। और देखिए वर्ण एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वर्ण इसमें एक आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि आप इसको ऐसे कह सकते हैं, यह पादप प्रजनन के लिए सर्वथा मतलब यही एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए वर्ण क्या होता है? लक्षण प्रारूप लक्षणों के आधार पर दी गई पादप समष्टि से वांछित लक्षण। देखिए क्या होता है, किसी भी पादप में अनेक प्रकार के लक्षण होते हैं, तो उसमें से हम कुछ विशेष लक्षणों को चुनकर क्या करते हैं, लक्षणों को चुनकर उनका वर्ण करते हैं। तो इन विशेष प्रकार के लक्षणों को चुनना ही क्या कहलाता है हमारा, या छांटना ही वर्ण कहलाता है। तो देखिए दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका प्राकृतिक वर्ण, क्या करता है, प्राकृतिक वर्ण। तो प्राकृतिक वर्ण में क्या होता है, जब प्रकृति स्वयं वर्ण करती है, अर्थात जब प्रकृति स्वयं आने वाले लक्षणों को चुनती है और उसके अकॉर्डिंगली मतलब उसके अनुसार ही क्या करती है, अनुकूलन कर देती है, तो यह जो कहलाता है वो हमारा प्राकृतिक वर्ण कहलाता है।
इसके फलस्वरूप जो होती है वो पौधे की सीमित प्रजनन होता है। मतलब इसमें जो लक्षणों का जो लक्षणों का अनुकूलन होगा वो सीमित मात्रा में होगा। इसके अलावा एक नई प्रकार की प्रजाति आती है कृत्रिम वरण। एक नई प्रकार का वरण आता है कृत्रिम वरण। कृत्रिम क्या होता है? मनुष्य, आर्टिफिशियली। जब मनुष्य द्वारा वरण किया जाता है, वरण क्या होता है? चुनना। अर्थात जब मनुष्य द्वारा किसी मिश्रित समष्टि में से लक्ष्य वांछित मतलब इच्छा अनुसार गुणों को चुना जाता है। अर्थात कोई पादप है, आपने उसमें से अपने वांछित लक्षणों को चुनकर उसका क्या करा दिया? संकरण करा दिया, या मतलब आपने उसको उस जाति के आने वाले लक्षणों को स्पष्ट कर दिया, विशेष रूप से उनको प्रभावी बना लिया। तो ये जो है वो कृत्रिम वरण कहलाता है। अब देखिए कृत्रिम वरण भी कई आधार पर किया जाता है। देखिए इसमें सबसे पहले आता है संहति वरण। क्या आता है? संहति वरण। संहति होता है द्रव्यमान। संहति क्या होता है आपका? द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान संहति वरण में क्या करेंगे हम? संहति वरण। संहति होता है द्रव्यमान के अनुसार। अर्थात इसके अंतर्गत किसी मिश्रित समष्टि से अत्यधिक स्वस्थ व सर्वश्रेष्ठ पौधे का समूह वृद्धि स्तर पर किया जाता है। अर्थात जो वांछित गुण चुनेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग चुनेंगे? हम चुनेंगे संहति यानी द्रव्यमान के अनुसार। जब संहति के अनुसार हम वरण करते हैं तो वो कहलाता है संहति वरण। देखिए अब इसमें आ गया है शुद्ध वंशक्रम वरण। क्या आया है नई पॉइंट? शुद्ध वंशक्रम वरण। जब स्वपरागित, अर्थात तो इसमें क्या करा हो? स्वपरागण कर लिया हो। जानते हैं आप सभी स्वपरागण क्या होता है? समयुग्मजी पौधे से उत्पन्न संतति को शुद्ध वंशक्रम कहा जाता है। अर्थात जब स्वपरागित होने के बाद समयुग्मजी, अर्थात टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों प्रभावी मतलब गुणसूत्रों का कारक बन गए। उनके दोनों जो कारक हैं वो कैसे हैं? कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो ये जो बनते हैं वो हमारे स्वपरागण से। अर्थात जब जनकों में स्वपरागण कराया जाता है तो वो क्या हो जाएंगे? दोनों कारक स्पष्ट हो गए, प्रभावी हो गए। तो यह कहलाता है हमारा समयुग्मजी। अर्थात जिसमें दोनों प्रकार के एलील क्या पाए जाते हैं? समान प्रकार से पाए जाते हैं, वो कहलाता है हमारा समयुग्मजी। पौधों से उत्पन्न संतति को शुद्ध वंशक्रम कहा जाता है। अर्थात जब आपने स्वपरागण करा लिया और उसमें समयुग्मजी हो गए तो समयुग्मजी के द्वारा जो उत्पन्न पौधे होंगे वह कैसे कहलाएंगे? शुद्ध वंशक्रम। अर्थात उनमें जो लक्षण आएंगे वो किस प्रकार के निकल के आएंगे? शुद्ध लक्षण वंशक्रम स्पष्ट होंगे उसमें, तो वह क्या कहलाएगा? शुद्ध वंशक्रम वाले पौधे। तो इसमें मिश्रित समष्टि में से क्या करते हैं हम? ऐच्छिक गुणों को पौधे का चयन करके, ऐच्छिक गुणों वाले पौधे का चयन करके उन्हें पुनः उगाकर, मतलब हम क्या करते हैं? एक विशेष प्रकार का, मान लीजिए हमने कोई पौधा ले लिया है, हमने कोई प्लांट ले लिया, अब उसका क्या करेंगे हम? उसके ऐच्छिक गुणों के आधार पर क्या करेंगे? उसका स्वपरागण कराएंगे सबसे पहले, और स्वपरागण के द्वारा हमसे हमारा क्या विकसित हो जाएगा? हमारा हो जाएगा समयुग्मन। क्या हो जाएगा? समयुग्मन। और इसी समयुग्मन से हमें क्या प्राप्त होंगे? शुद्ध लक्षण वाले पौधे। तो इसका प्रयोग जो हम स्वपरागित फसलों में ज़्यादा करते हैं। देखिए आपका आगे आया है क्लोनीय या पूर्वक वरण। क्लोनीय या पूर्वक। क्लोन जानते हैं आप? एक विशेष प्रकार का भाग जिससे नए प्रकार के पौधे का जन्म होता है। कुछ विशेष पौधों में एक विशेष प्रकार का क्लोन या एक समूह निकल जाता है। इस तरीके से मान लो जैसे गन्ना है आपका, तो इसमें विशेष प्रकार के जो आँख जैसे निकल जाती है, जो आप उसको क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। इससे ही नए प्रकार के पौधे का जन्म होता है। यह विधि सिर्फ उन पौधों के लिए उपयोगी है जिनमें कायिक जनन होता है। तो भाई सीधी सी बात है, हमने गन्ना लिया था, तो गन्ना में कैसा प्रजनन होता है? वो होता है कायिक प्रजनन। कैसा होता है? कायिक प्रजनन। अब गन्ना हुआ आपका, केला हुआ है, इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, जैसे गुलाब की भी हम क्या कलम बनाकर उसको कायिक प्रजनन के द्वारा नए प्रकार के, जैसे गुलाब, गन्ना आदि। देखिए हमने गन्ना लिया था यहाँ पे, तो इस प्रकार के पौधे में हम क्या करते हैं? इस प्रकार के में हम उस वाले क्लोन का वर्ण करेंगे। इस प्रकार के पौधे का क्लोन का वर्ण करेंगे जिसमें हमें वांछित गुणों का चुनाव करना हो या वर्ण करना हो। तो इस प्रकार का जो चुनाव होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा क्लोनीय या पूर्वक वर्ण कहलाएगा। देखिए आपकी एक अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगली हेडिंग आती है, हमारी पादप प्रजनन की प्रमुख विधियां चल रही हैं, तो उसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है संकरण।
क्या आती है नेक्स्ट हेडिंग? संकरण। जैसे कि हम पहले भी इसको अनेक बार पढ़ चुके हैं, इसके अलावा हम फिर दोबारा से इसको अध्ययन कर लेंगे। भिन्न भिन्न आनुवांशिक संगठन अर्थात अलग अलग आनुवांशिक संरचना वाले दो या दो से अधिक जातियों में मौजूद लक्षणों को लेकर एक ही जातियों में विकसित करने की विधि। अर्थात किसी दो अलग प्रकार की जातियां हैं, हमारी अलग प्रकार की जातियां हैं, अलग अलग हैं, उनसे क्या करते हैं हम उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के वांछित लक्षणों को लेकर मान लो ये फीमेल है, ये मेल है, इनका क्या करा देते हैं, अपने इच्छा के अकॉर्डिंगली क्या करा देते हैं, इनका निषेचन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? निषेचन करा देते हैं, या इसको कहते हैं संगम कराना। क्या करा देना? संगम या मिलन करा देना। तो जो नई प्रकार की प्रजाति प्राप्त होगी वो कहलाती है संकृत प्रजाति। क्या कहलाती है? संकृत प्रजाति। तो पादपों में हमारा संकरण का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है, अर्थात पादप प्रजनन में हम संकरण का उपयोग बहुत ही बड़े स्तर पर करते हैं। किसका? संकरण का। अर्थात आनुवांशिक संगठन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो पादपों में शुरुआत करी गई वो संकरण की, वो मिस्र कहाँ पर करी गई थी? मिस्र में 720 यानी ईसा पूर्व में की गई थी, खजूर के अंतर्गत। तो इससे क्या किया था उन्होंने? दो अलग अलग किस्म ली थी खजूर की, अभी जैसे कि बता के निपटे हैं, दो अलग अलग ली और उनको मिलाकर एक जगह क्या करा दिया, उनका निषेचन करा दिया, जिससे बनने वाली नई प्रजाति विकसित हुई। तो ये क्या होता है हमारा, इससे आने वाली प्रजाति में हम अपने वांछित लक्षणों को स्पष्ट कर देते हैं, जिससे हमें आने वाली उपयोगी प्रजातियां तैयार हो जाती हैं। तो देखिए आपका संकरण भी कई प्रकार का होता है, जिनको हम शॉर्ट में पहले भी पढ़ चुके हैं, बट अब भी दोबारा से एक बार उनको अध्ययन कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आती है अंतरा किस्म। सबसे पहले क्या आती है? अंतरा किस्म। जैसे कि लिख रहा है, जैसे कि हेडिंग से ही स्पष्ट है, अंतरा किस्म। तो ऐसा संकरण जो एक ही जाति के दो विभिन्न किस्मों के मध्य करा जाता हो। जैसे कि हमने गुलाब की क्या कर दिया, गुलाब की जाति ले ली, और हमने क्या ले लिया गुलाब के अंतर्गत? सफ़ेद, और जो उसकी मूल प्रजाति लाल रहती है। अब जब हम सफ़ेद और लाल का संकरण कराएंगे तो हमें एक नई प्रजाति क्या मिली? गुलाबी या हल्की लाल। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अंतरा किस्म संकरण। अब देखिए अगली हेडिंग है आपकी अंतः किस्म संकरण। क्या आ गई? अंतः किस्म संकरण। इसके अंतर्गत अंतः किस्म में देखिए आप जरा, अंतः किस्म संकरण। देखिए इसके अंतर्गत पौधे की समान किस्म दो अलग अलग जीन प्रारूप वाले, देखिए किसी भी पौधे की समान प्रारूप लेंगे, मान लो जैसे आपने गुलाब को ही लिया है, चलो तो ये बिल्कुल समान है, लेकिन इनमें क्या होगी? जो जीन प्रारूप होगा इनका, मान लो जैसे इसका आपने ये लिया है, आपने इसका शुद्ध वंशक्रम ले लिया और आपने इसमें मिश्रित वंशक्रम ले रखा है, जैसे कि मतलब ये शुद्ध वंशक्रम नहीं है। तो जब इनका आपने मिश्रण करा दिया या इनका संकरण अपनी इच्छानुसार करा दिया या निषेचन करा दिया, इच्छानुसार निषेचन को ही संकरण कहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो अंतः किस्म संकरण कहलाएगा। इसके अलावा एक और संकरण का प्रकार होता है, नंबर 3 है आपका अंतरजातीय या अंतःवंशीय संकरण। इसमें क्या होता है? इसमें एक ही वंश या दो विभिन्न जातियों के मध्य संकरण कराया जाता है। अर्थात जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आपने जैसे घोड़ा और गधा के मध्य दोनों की नर व मादा को लेकर एक इच्छानुसार संकरण या निषेचन करा दिया, तो होने वाली नई प्रजाति जो थी वो बनी खच्चर। क्या बनी? खच्चर। तो ये जो संकरण कहलाएगा वो कहलाएगा आपका अंतरजातीय या अंतरवंशीय संकरण। एक वंश में आ रहे हैं लेकिन क्या कर दिया, तो विभिन्न विभिन्न जाति हो गई। ठीक है। अब इसमें अगला संकरण आता है हमारा अंतरावंशी संकरण। क्या होता है? अंतरावंशी संकरण। इस प्रकार के संकरण में दो अलग अलग वंशों के पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है। बिल्कुल अलग अलग वंश होंगे, क्या होंगे? बिल्कुल अलग अलग ही वंश हो जाएंगे। तो अलग अलग वंश के कारण ये अंतरावंशी है। अंतरा होता है अलग, अंतरा होता है बिल्कुल अलग। जैसे कि मूली और पत्ता गोभी, जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया भी है, मूली और पत्ता गोभी बिल्कुल अलग अलग वंश है। जब इनके मध्य संकरण कराया जाएगा तो एक नई प्रकार की जाति बनेगी, जो क्या होगी हमारी, जो किसके फलस्वरूप बनी? अंतःवंशीय संकरण के द्वारा। देखिए संकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसका वास्तविक अध्ययन पहले ही हम बहुत अच्छे तरीके से इसका लेसन नंबर 5 और 6 में कर चुके हैं। संकरण की प्रक्रिया देखिए जरा। सबसे पहले होता है जनकों का चयन। भाई सबसे पहले जो जनक होंगे
जनकों का चयन। तो सबसे पहले क्या है हमारी जो संकरण की प्रक्रिया, संकरण में प्रथम चरण में एक फसल में से वांछित गुणों युक्त पौधे का चयन करना, अर्थात हमारे इच्छा अनुरूप के जो द्वारा जो लक्षण गुण होगा या लक्षण होगा उसको चुनना ही क्या कहलाता है हमारा, वो जनकों का चयन कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारे जनक पौधों में स्वपरागण। हम किसी भी गुण को स्पष्ट करने के लिए उन जनकों के बीच सबसे पहले स्वपरागण की क्रिया होने देते हैं या स्वपरागण शुरू करने देते हैं। तो वांछित पौधे में से जो हमने जो इच्छित गुण लिए हैं, आपके जो इच्छित गुण लिए हैं उनमें क्या कर दिया है, अब हमने उनको क्या कर दिया, उनको कृत्रिम, उनमें क्या कराया जाता है, उनमें कृत्रिम परागण कराया जाता है। क्या कराया जाता है, कृत्रिम परागण। तो परागण से क्या होगा, उनमें जो वो वांछित लक्षण होंगे वो स्पष्ट रूप से प्रभावी हो जाएंगे, या मतलब बहुत ज़्यादा लक्षण और रूप से स्पष्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें से क्या होगा, जो वांछनीय गुण वो निकल जाएंगे और पौधा कैसे हो जाएगा, जब हम कृत्रिम परागण, जब उनको एक और परागित कर देंगे तो वो हो जाएगा समयुग्मजी। कैसा हो जाएगा, समयुग्मजी। अर्थात यदि इसका प्रभावी लक्षण टी है तो टी रहेगा, और कैपिटल टी है तो वो स्मॉल टी है तो स्मॉल टी के साथ ही रहेगा। ये होता है समयुग्मन। अब आप देखो, इसके अलावा संकरण में नंबर 3 हेडिंग आती है, वो होती है विपुंसन। क्या होती है, विपुंसन। देखो इसको भी देखिए क्या करते हैं, जब हमने उसमें स्वपरागण के पश्चात जब उसका समयुग्मन कर लिया, हमने क्या कर लिया, उसका समयुग्मन कर लिया है, तो समयुग्मन के पश्चात हम क्या करते हैं, उभयलिंगी पुष्पों को लेकर, उभयलिंगी पुष्प मतलब जिसमें दोनों हमारे क्या पाए जा रहे हैं, नर व मादा दोनों प्रकार के मतलब अंग जो हैं वो पाए जाते हैं, या दोनों प्रकार के लिंग धारण करने वाले पुष्प को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो पराग कोषों के परिपक्व होने से पूर्व ही, पराग कोषों के परिपक्व होने से पूर्व ही कलिकाओं को खोलकर, जो हमारा परागकोष रहेगा, जो हमारा परागकोष है उसके परिपक्व होने से पूर्व ही क्या करते हैं, पराग कोषों को परिपक्व होने से पूर्व ही, अर्थात वह परिपक्व नहीं है तो उनके होने से पूर्व ही पुकेंसर को, जो उनके जो पुकेंसर रहते हैं, जैसे कि आपको पता है पुकेंसर नर वाले भाग का जो हमारा जनन अंग है, तो उसमें से इसको विस्थापित करके चिमटी की सहायता से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो यही क्रिया विपुंसन कहलाती है। अर्थात पराग कोषों से पुकेंसर को निकालने की प्रक्रिया ही विपुंसन कहलाती है। क्या कहलाती है, विपुंसन। अब इसके अलावा नंबर 2 हेडिंग आती है, इसमें ही आपकी अगली हेडिंग आती है थैली बांधना। क्या आती है, थैली बांधना। देखिए पर परागण को रोकने के लिए भाई हम अपने इच्छानुसार संकरण करा रहे हैं, तो इच्छानुसार संकरण कराने के लिए हमको क्या होगा, मतलब उसमें यदि स्वक्रिया नहीं हो जानी चाहिए, अर्थात हम उसके जो वांछित लक्षण हैं उनको अपने हिसाब से या अपने अनुसार ही उनको क्या करेंगे, उनका विकास करेंगे। तो इसके लिए हम एक नंबर 3 हम एक नई वो प्रोसेस अपनाते हैं जिसको कहते हैं थैली बांधना। तो हम क्या करते हैं, जब हमने उसके परागकणों को पहले ही विपुंसन से अलग कर लिया था, तो पर परागण को रोकने के लिए विपुंसित किए गए पुष्पों को कागज या पार्चमेंट पॉलीथीन से बांधकर ढक दिया जाता है। अर्थात जो उसका मतलब जो मतलब पर परागण को रोकने के लिए क्या करेंगे, पर परागण को रोकने के लिए जो उसका भाग होगा, मतलब पुष्प का जो भाग होगा उसको क्या कर देंगे, उसको ढक देंगे। किसकी सहायता से, पॉलीथीन या कागज या पार्चमेंट पेपर से। जिससे क्या होगा भाई, जो थैली बांध दी इससे क्या होगा, उसमें आने वाले पर परागण रुक जाएगा, पर परागण आपकी इच्छानुसार स्थगित हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम आने पर वह प्राकृतिक क्रिया के द्वारा पर स्वपरागण करेगा। तो यह क्रिया बैगिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, थैली को इंग्लिश में कहते हैं बैग, तो यह कहलाती है बैगिंग। अगली बार आता है मेन संकरण की सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है, या जो उसकी एक महत्वपूर्ण चरम प्रक्रिया है वो होती है क्रॉस कराना। क्या आती है, क्रॉस कराना। देखिए क्या होता है, जब नर आपने क्या करें, जब नर मतलब भाग से परागण को इकट्ठे कर लिए, तो मादा या विपुंसित थैली को, मतलब जो विपुंसित या थैली ली थी हमने, भाई हमारे पास ये पराग कण हो गए, ये क्या हो गए हमारे इन पराग कणों को हमने लिया। अब इन पराग कण के अलावा जो हमने जो थैली बांधी थी या बोगिंग की थी, कि जो हमने रोकने के लिए उसमें जो बोगिंग की थी उसको रोककर उसको हटाकर क्या करते हैं, थैली में ब्रुश की सहायता से, ब्रुश या हमारे पास चिमटी होती है उसकी सहायता से हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर उसको छोड़ देते हैं। इन पराग कणों को उसके अंदर छोड़ेंगे। जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वह क्या कर लेगी, वह जो मादा वाला भाग है या वर्तिका है वो क्या कर लेगी, उसको अपने अंदर
ढक लेगी या अपने अंदर समाहित कर लेगी, और उसके पश्चात उसको पुनः ब्रेकिंग कर देंगे ताकि आने वाले अन्य परागकण उसके साथ परागित ना हो जाएं। अब इसके अलावा एक नेक्स्ट इसकी अगली हेडिंग आती है लेवलिंग करना। क्या आती है? लेवलिंग करना। देखिए लेवलिंग में क्या होता है, जो हमने अपनी इच्छानुसार वांछित गुणों वाले पौधे को पता करने के लिए, या इच्छानुसार जो हमने इसकी सीरीज बना रखी है, या हमने वांछित लक्षणों को स्पष्ट करने के लिए जो उसमें पूरी संकरण की प्रोसेस की है, तो उसका पूरा पता या ब्यौरा रखने के लिए हम लेवलिंग करते हैं। अर्थात मतलब इन पे क्या करते हैं, हम इस तरीके से पेपर लेते हैं, उस पर उसका विपुंसन की दिनांक यानी किस समय की थी, या संकरण की दिनांक, जबकि नरजनक में मादा जनक का विवरण, हमने किस भाग से कौन से वाले लक्षणों को स्पष्ट किया है, नर व मादा का विवरण, जिसके पश्चात हम उनका ब्यौरा आगे विवरण दे सकें कि उसमें जो होने वाले लक्षण है वो किस प्रकार से विकसित होंगे। देखिए अगली बार आती है अगली हेडिंग आपकी, इसमें लास्ट हेडिंग बचती है संकरण की। संकृत बीजों को एकत्रित करके, जो संकृत भाई उसमें जो क्या होगा, संकरण के पश्चात लास्ट स्टेज पर क्या होगा, हमें उसके बीज प्राप्त होंगे, या जो हमने उसको प्रजाति को पूरी तरीके से विकसित कर लिया है तो उसके बीज प्राप्त होंगे। तो बीजों से F1 संतति प्राप्त करता, अर्थात जब हमारा एक बार संकरण हो गया है तो उसका पुनः दोबारा से एक नई प्रकार की किस्म में और ज़्यादा वांछित लक्षणों को स्पष्ट करने के लिए हम पुनः क्या करते हैं, हम दोबारा से उन बीजों को इकट्ठा करके तैयार कर लेते हैं। अर्थात तो बीजों के परिपक्व या बीजों के परिपक्व या उन्हें विकसित होने के बाद क्या कर लेते हैं, उनको लिफाफों में रखकर उनका ब्यौरा उन पर स्पष्ट कर देते हैं। इसके पश्चात इन बीजों को अलग तरीके से नई पंक्तियों में क्या करते हैं, इनको पुनः बो दिया जाता है, जिससे क्या होती है, F1 संतति पुनः प्राप्त की जाती है। तो ये जो पंक्ति में बोई जाती है ये भी क्या है, हमारी F1 संतति। अर्थात जो संकृत जनक के पश्चात जब जनक पीढ़ी में हमने संकरण कराया, जब जनकों में संकरण करा के हमने उसके बीजों को प्राप्त कर लिया, जब उससे जो नई प्रकार की समष्टि या जाति बनेगी, जो हमने एक नई प्रकार की पंक्तियों में बोई है, तो वही क्या कहलाएगी, हमारी F1 पीढ़ी कहलाएगी। F1 पीढ़ी के पौधे वास्तव में परपरागित बीजों के संतति होते हैं। देखा जाए तो वास्तव में ये जो परपरागित जो हमने कराए थे, इनको परपरागित रूप से जो बीज बने थे उनकी जो संततियाँ वास्तव में F1 पीढ़ी होती है। इस प्रक्रिया को ही संकर कहते हैं। क्या कहलाते हैं? संकर। नई प्रकार की परपरागण के पश्चात जो प्रजाति प्राप्त करते हैं वही संकर कहलाती है। और इसमें प्राय संकर ओज होता है। क्या होता है? संकर ओज। देखिए पादप प्रजनन की अगली नेक्स्ट विधि में हमारी हेडिंग शुरू होती है प्रेरित उत्परिवर्तन। जैसे कि आप सभी उत्परिवर्तन जानते हैं क्या होता है, जीनों की संरचना में होने वाले अचानक परिवर्तनों को ही, जीनों की संरचना में होने वाले अचानक परिवर्तनों को ही, मतलब उनकी संरचना जो है जीनों की, उसमें ही अचानक परिवर्तन हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। उत मीन्स अचानक से, परिवर्तन मीन्स उनकी संरचना में बदलाव होना। अर्थात उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह इसका म्यूटेशन का जो हमें सबसे पहला ब्यौरा दिया था वो दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। उन्होंने बताया कि मतलब जो उत्परिवर्तन है वही उत्परिवर्तन ही विकास का कारण है। अर्थात किसी प्रजाति में जो विकास हुआ है, मतलब जो उसकी पीढ़ियां दर प्रतिदिन मतलब लक्षणों को स्पष्ट रूप से बढ़कर एक नई प्रकार की प्रजातियां या नए प्रकार के जीवों का विकास कर रही हैं, वास्तव में वो किसके कारण हुई है? वो उत्परिवर्तन के कारण होती हैं। क्योंकि आप पहले ही जानते हैं विकास के लिए परिवर्तन का होना जरूरी है। अर्थात विकास किस पर डिपेंड करता है? परिवर्तन पे। तो हमारी जो ये विकास की परिवर्तन हम किस पर, ह्यूगो डी ब्रिज ने किसको बताया? उत्परिवर्तन को। तो जीवों के आनुवंशिक पदार्थों में होने वाले अचानक वंशागत परिवर्तनों को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। कृत्रिम विधियों द्वारा किए जाने वाले उत्परिवर्तन को प्रेरित, अब क्या करते हैं, हमें जीवों के जो हमारे जो क्या है पादप वंश, जो हमारे पादप प्रजनन की विधियां हैं उसमें हम अचानक मतलब उसमें नए प्रकार के लक्षणों को विकसित करने के या विकास करने के लिए उनमें क्या करते हैं हम मानव के द्वारा, यानी कृत्रिम तौर पर मानव के द्वारा उनका उत्परिवर्तन किया जाता है। अब इस उत्परिवर्तन से क्या होगा? नए प्रकार के लक्षण स्पष्ट होंगे या नए प्रकार की जातियां विकसित होंगी, जिनके लिए क्या कर रहे हैं हम, जिनके लिए हम पादप प्रजनन की शुरुआत कर रहे हैं।
अब इस प्रकार में हम क्या करते हैं, जो भाई उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन क्या है, एक संग जीनों की स्थिति को बदलना, भाई जो जीनों की स्थिति है उसको बदलना। इसके लिए हम एक्स रेज कोमा गामा रेज को क्या करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, उनको जीनों के स्ट्रक्चर पर डालते हैं। तो जीनों की स्ट्रक्चर में अचानक से परिवर्तन होता है, तो यह कहलाता है प्रेरित उत्परिवर्तन, प्रेरित उत्परिवर्तन। अर्थात मानव द्वारा किए जाने वाले उत्परिवर्तन को ही प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपकी सरवती, जैसे कि आप सभी जानते होंगे सरवती, देखिए गेहूं की जो एक सरवती प्रजाति होती है सोनरा 64 सोनेरा 64, ये जो प्रजाति हैं वो हमारी प्रेरित उत्परिवर्तन के द्वारा ही बनाई गई हैं। किसके द्वारा, प्रेरित उत्परिवर्तन के द्वारा। अर्थात मानव के द्वारा इनमें उत्परिवर्तन करके लक्षणों को स्पष्ट किया गया है, लक्षणों को भलीभांति रूप से विकसित किया गया है। अगली हेडिंग आती है आपकी प्रेरित बहुगुणिता। क्या आती है, प्रेरित बहुगुणिता। जैसे कि बहुगुणिता को हम पहले ही अध्ययन करके आ चुके हैं। क्या होता है बहुगुणिता, किसी भी जीव की कोशिका में, किसी भी जीव है उसकी कोशिका में भाई क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र में हमारे क्या होते हैं, जीन होते हैं। तो गुणसूत्रों के सेट का मतलब एक प्रकार के गुणसूत्रों के दो या दो से अधिक सेटों का पाया जाना क्या कहलाता है, बहुगुणिता। अर्थात गुणसूत्रों का दो या दो से अधिक सेटों का पाया जाना ही बहुगुणिता कहलाता है। यदि पादपों में हम यह कार्य मनुष्य द्वारा किया जाए तो वह कहलाएगा कृत्रिम बहुगुणिता। क्या कहलाएगा, कृत्रिम बहुगुणिता या प्रेरित बहुगुणिता। इसके द्वारा पौधे की किस्मों को, इसके द्वारा भाई क्या करेंगे हम, मान लो जैसे हमें एक ही प्रकार के लक्षणों को गुणसूत्र का कोई कारक स्पष्ट कर रहा है, ठीक है। मान लो जैसे हमने गुणसूत्र का कोई सेट लिया हुआ है, अब उसको हम उसमें जो बहुगुणित तौर पे उसके अंदर बहुगुणिता कर दें किसी उनकी जो मतलब गुणसूत्रों की, तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारे पौधे की जो किस्म होगी वो और बेहतर हो जाएगी, या उसके जो लक्षण होंगे, मान लो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे आने वाले लक्षण हैं वो और तौर पर स्पष्ट तौर पर प्रभावी हो जाएंगे। इसके लिए पौधा अपेक्षाकृत स्वस्थ, बड़े पुष्प, फल